हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉन स्टॉप लर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग घटना चक्र के पॉइंटर का जो वार्षिक करंट अफेयर है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले मैंने राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट करा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो में हम लोग आर्थिक परिदृश्य को देखेंगे। अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर उसको ज़रूर विजिट करें। ये हमारा इसका 10वां पार्ट है। इसके पहले मैंने इसका 9 पार्ट अपलोड करा दिया है। आइए शुरू करते हैं आर्थिक परिदृश्य से। इसमें पूरे साल का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के 80वें दौर में स्वास्थ्य सर्वेक्षण किस विषय पर आधारित है? तो ये घरेलू स्वास्थ्य, सामाजिक अभियोग स्वास्थ्य पर आधारित है। नेक्स्ट है एनएसओ 80वें दौर में स्वास्थ्य खर्च का मुख्य संकेतक क्या है? इसमें मुख्य संकेतक है लोगों द्वारा वहन किया गया स्वास्थ्य खर्च। नेक्स्ट है सार्वजनिक अस्पतालों में 50% से अधिक भर्ती मामलों में खर्च कितना है? तो ये खर्च है 1100 या कम। आगे है स्वास्थ्य खर्च में कमी का मुख्य कारण क्या बताया गया है? तो ये बताया गया है सार्वजनिक निवेश और सरकारी योजनाएं। नेक्स्ट है आरबीआई ने किस नई श्रेणी की गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था बनाई है? आरबीआई ने अपंजीकृत टाइप 1 एनबीएफसी श्रेणी की गैर वित्तीय संस्था बनाई है। नेक्स्ट है अनरजिस्टर्ड टाइप 1 एनबीएफसी की संपत्ति सीमा कितनी है? तो ये 1000 करोड़ रुपए से कम है। आगे है इन एनबीएफसी को किससे छूट दी गई है? इसे आरबीआई पंजीकरण से छूट दी गई है। नेक्स्ट है शहरी सहकारी बैंकों के लिए नए ऋण मानदंड किसने जारी किए हैं? तो ये नए ऋण मानदंड भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जारी किए हैं। आगे है यूसीबी में असुरक्षित ऋण की कुल सीमा कितनी है? तो यूसीबी में असुरक्षित ऋण की कुल सीमा कुल अग्रिम का 20% है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में कौन सी रिपोर्ट जारी की है? आईएमएफ ने विश्व आर्थिक परिदृश्य अप्रैल 2026 की युद्ध की छाया में वैश्विक अर्थव्यवस्था रिपोर्ट जारी की है। आगे है भारत जीडीपी रैंकिंग में किस स्थान पर आया है? भारत 6ठे स्थान पर आया है। आगे है भारत की जीडीपी रैंकिंग में गिरावट का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण है मुद्रा विनिमय और आंकड़ों का प्रभाव। आगे है जून 2026 में बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत का शेयर बाजार खिसककर विश्व में किस स्थान पर आ गया? तो भारत का शेयर बाजार 7वें स्थान पर आ गया खिसककर। नेक्स्ट है 8 जून 2026 को भारतीय शेयर बाजार का बाजार पूंजीकरण कितना रहा? तो ये लगभग 4.84 ट्रिलियन डॉलर रहा। आगे है नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस 2024 बुलेटिन किसने जारी किया? तो ये भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय द्वारा जारी किया गया। आगे है भारत की जन्म दर 2024 में कितनी हो गई? तो भारत की जन्म दर 2024 में 18.3 प्रति 1000 जनसंख्या पर हो गई। नेक्स्ट है वर्ष 2014 से 24 तक जन्म दर में कितनी गिरावट आई? तो वर्ष 2014 से 24 में जन्म दर में 2.7 अंक की गिरावट आई। नेक्स्ट है भारत की मृत्यु दर वर्ष 2024 में कितनी रही? तो भारत की मृत्यु दर वर्ष 2024 में 6.4 प्रति 1000 जनसंख्या रही। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर आईएमआर वर्ष 2024 में कितनी हुई? तो 24 प्रति 1000 जीवित जन्म पर रही। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में अशोधित मृत्यु दर सीडीआर राष्ट्रीय स्तर पर कितनी है? तो ये 6.4 प्रति 1000 जनसंख्या रही है। आगे चलते हैं एसआरएस 2024 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो ये 1.9 है। नेक्स्ट है भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2024 में कितनी रही? तो ये 72 वर्ष रही। नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या कब चरम पर पहुंचने का अनुमान है? तो भारत की जनसंख्या 2060 के दशक के मध्य में चरम पे पहुंचने का अनुमान है। आगे है भारत की कुल आबादी में 15 से 30
15 से 29 आयु वर्ग की हिस्सेदारी कितनी है? तो ये लगभग 27% है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक पार्क के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक पार्क के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी। नेक्स्ट है, इसके तहत कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? इसके तहत 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किन वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया है? भारत सरकार ने सोना और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाया है। आगे है, सोना और चांदी पर प्रभावी आयात कर कितना हो गया है? तो ये लगभग 18.4 हो गया है। पहले यह लगभग 9.2% था। आगे है, मोदीज ने भारत की वर्ष 2026 और 27 के लिए जीडीपी वृद्धि का कितना अनुमान लगाया है? तो ये 6% दोनों वर्षों के लिए लगाया है। आगे है, गरुड़ा मैकेनिज्म किसने प्रस्तावित किया? तो ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने प्रस्तावित किया। आगे है, गरुड़ा किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये वैकल्पिक निवेश कोष से जुड़ा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 का समुद्री मछली उत्पादन डेटा किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में भारत में कुल समुद्री मछली पकड़ कितनी रही? तो ये 3.57 मिलियन टन रही। आगे है, किस राज्य की मार्केटिंग दक्षता सबसे अधिक रही? तो केरल की मार्केटिंग दक्षता सबसे अधिक रही, जो 72.83% रही। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य कौन बना? तो ये तमिलनाडु बना। आगे है, भारत में महिला और पुरुष 2025 चयनित संकेतक और आंकड़े रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई। आगे है, जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2021-23 में कितना रहा? तो ये 917 रहा। नेक्स्ट है, मातृत्व मृत्यु दर 2021-23 में कितनी रही? तो ये 88 रही। आगे है, आरबीआई ने अपर लेयर की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए कितनी संपत्ति सीमा प्रस्तावित की है? तो 1 लाख करोड़ रुपए संपत्ति सीमा प्रस्तावित की है। आगे है, वर्ष 2024-25 में अपर लेयर में कितनी एनबीएफसी थी? तो ये 15 एनबीएफसी थी। आगे देखते हैं, एनबीएफसी की 4 स्तरीय संरचना कौन सी है? इसकी 4 स्तरीय संरचना है, बेस, मिडिल, अपर और टॉप। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर कितनी रखी है? तो आरबीआई ने रेपो दर 5.25% रखी है। आगे है, स्थायी जमा सुविधा दर कितनी रखी गई है? तो ये 5% रखी गई है। आगे है, सीमांत स्थायी सुविधा दर कितनी है? सीमांत स्थायी सुविधा दर 5.50% है। आगे है, बैंक दर कितनी रखी गई है? तो बैंक दर 5.50% रखी गई है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में कुल कितने यूपीआई लेन देन हुए? तो ये कुल 228.5 बिलियन यूपीआई लेन देन हुए। नेक्स्ट है, यूपीआई लेन देन में वर्ष दर वर्ष कितनी वृद्धि रही? तो ये 33% वर्ष दर वर्ष वृद्धि रही। आगे है, इस यूपीआई लेन देन का कुल मूल्य कितना रहा? तो इसका कुल मूल्य 299.74 ट्रिलियन रहा। आगे है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में प्रमुख बंदरगाहों ने कितना कार्गो हैंडल किया? तो प्रमुख बंदरगाहों ने 915.17 मिलियन टन का कार्गो हैंडल किया। आगे है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन रहा? तो शीर्ष प्रदर्शन करने वाला प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात रहा। आगे है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में बेरोजगारी दर कितनी रही? तो ये 3.1% रही। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी दर कितनी रही? तो ये 6.5% रही। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में 15 वर्ष और अधिक आयु वर्ग में श्रम भागीदारी कितनी रही? तो श्रम भागीदारी 5.9.3% रही। नेक्स्ट है, जनवरी से दिसंबर 2025 में देश में औसत 15 वर्ष और अधिक आयु के कितने लोग
रोजगार में थे, तो ये 61.6 करोड़ लोग रोजगार में थे। आगे है, सरकार ने पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किस वस्तु के वितरण को अधिकृत किया? तो उच्च गुणवत्ता वाला केरोसिन तेल को अधिकृत किया। आगे है, सरकार ने सेबी में किसे पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो केम्पेला वेंकट रमण मूर्ति को सरकार ने सेबी में पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया। नेक्स्ट है, डब्ल्यूटीओ की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो यह याओंडे कैमरून में संपन्न हुई। आगे है, गृह सुगम पोर्टल किसने लॉन्च किया? ये राष्ट्रीय आवास बैंक ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है, गृह सुगम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य किन कर्मियों के लिए गृह ऋण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है? तो ये रक्षा, अर्धसैनिक और सरकारी कर्मी के लिए ऋण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। आगे है, किस संगठन ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने भारत को सबसे तेज बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया है। आगे है, OECD के अनुसार 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो यह 7.6% रहेगी। आगे है, 2026-27 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने रहने की अनुमान है? तो ये 6.1% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है, निवेश मित्र 3.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट है, निवेश मित्र 3.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है निवेशक अनुभव को सरल और बेहतर बनाना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान को कितनी राशि तत्काल निकासी की मंजूरी दी? तो ये लगभग 1.32 अरब डॉलर का आर्थिक सामना करने के लिए तत्काल पाकिस्तान को राशि दी। आगे चलते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, आपातकालीन ऋण गारंटी योजना 5.0 किस कारण से शुरू की गई? तो ये पश्चिम एशिया की स्थिति को मद्देनज़र यह जारी की गई थी। आगे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिशन को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। आगे है, मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मिशन का मुख्य लक्ष्य है 2030 से 31 तक कपास उत्पादकता को 440 किलो हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 किलो प्रति हेक्टेयर बनाना। आगे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 में चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य कितना तय किया है? तो ये 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। आगे है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कौन सा नया खाता शुरू किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने स्वयं सहायता समूह खाता बचत खाता शुरू किया है। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया। आगे है, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में किसके निर्माण की मंजूरी दी है? तो केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में भारत समुद्री बीमा पुल के निर्माण की मंजूरी दी है। आगे है, भारत समुद्री बीमा पुल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय जहाज़ों को सतत और किफ़ायती समुद्री बीमा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, भारत लॉजिस्टिक लागत को कब तक GDP के 10% से कम करना चाहता है? तो ये वर्ष 2030 तक भारत लॉजिस्टिक लागत को GDP के 10% से कम करना चाहता है। आगे है, विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन है? विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत है। आगे है, वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? तो ये लगभग 25% है। आगे पिछले दशक 2014-15 से 2024-25 में दूध उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या रही? तो ये 5.41% वार्षिक वृद्धि दर रही। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा अपनी प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट किस नाम से जारी की जाती है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नाम से जारी की जाती है। आगे है, IMF पूर्वानुमान के अनुसार वर्ष 2026 से 27 के लिए भारत की रियल GDP दर कितनी रहने का अनुमान है? तो ये 6.5% रहने का अनुमान है।
आगे है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर वैश्विक रैंकिंग में भारत का वर्तमान स्थान क्या है? तो भारत का वर्तमान स्थान 6ठा है। नेक्स्ट है विश्व बैंक में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो भारत का यह 6.6% कर दिया है। आगे है विश्व बैंक ने विकास दर बढ़ाने का मुख्य कारण क्या बताया? तो विश्व बैंक ने विकास दर बढ़ाने का मुख्य कारण घरेलू मांग में मजबूती और निर्यात की बेहतर संभावनाएं कारण बताया है। आगे है GM वुमेनिया पहल किसके लिए शुरू की गई है? तो ये महिला नेतृत्व वाली लघु एवं मध्यम उद्योगों एवं स्वयं सहायता समूह के लिए GM वुमेनिया पहल शुरू किया गया है। आगे है बायोनेस्ट इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। आगे है यह इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थित है? ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है बायोनेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है प्रयोगशाला अनुसंधान को बाजार में बदलना। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये याओंडे कैमरून में किया गया। नेक्स्ट है गृह सुगम पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया? तो गृह सुगम पोर्टल नेशनल हाउसिंग बैंक NHB ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है रक्षा अर्धसैनिक एवं सरकारी कर्मियों पर केंद्रित इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है गृह ऋण प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाना। नेक्स्ट है हाल ही में RBI ने क्या घोषित किया है? तो हाल ही में RBI ने पेमेंट्स विजन 2028 घोषित किया है। आगे है विजन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो विजन मुख्य रूप से उपयोगकर्ता सशक्तिकरण, धोखाधड़ी से बचाव और सीमा पर भुगतान सुधार से पर केंद्रित है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक RBI को इनिशिएटिव ऑफ ईयर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया गया? तो ये सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है नीदरलैंड को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन सा देश बना? तो ये चीन बना। आगे है भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्यों की रैंकिंग के आधार पर सही क्रम क्या है? तो ये सही क्रम है USA, UAE, चीन और नीदरलैंड। क्या है? USA, UAE, चीन और नीदरलैंड। नेक्स्ट है बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और लघु वित्त संस्थानों को दिए गए ऋण पर अपेक्षित नुकसान के विरुद्ध गारंटी के तौर पर किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना 2.0 शुरू किया गया। आगे है इस योजना को किसके माध्यम से लागू किया जा रहा है? तो यह योजना राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा लागू किया जा रहा है। आगे है वैश्विक परिदृश्य और सांख्यिकी रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी की जाती है। आगे है WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2026 के लिए वैश्विक GDP का अनुमान कितना रखा गया है? तो ये 2.8% रखा गया है। आगे है माइक्रोकोन टेक्नोलॉजी इंक की असेंबली, टेस्ट, मार्किंग और पैकेजिंग प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो ये सानंद, गुजरात में स्थापित हुआ। आगे है केंद्र सरकार की केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी आधारित खाद्य सब्सिडी वितरण योजना पायलट योजना कहाँ शुरू की गई? ये पांडुचेरी में शुरू की गई। आगे है इस योजना के तहत यह किस योजना के तहत है? तो यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत है। आगे CBDC टोकन कौन जारी करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। आगे है सब्सिडी किस रूप में दी जाएगी? तो ये डिजिटल मुद्रा टोकन में दी जाएगी। आगे है लाभार्थियों को सब्सिडी कहाँ मिलेगी? तो लाभार्थियों को सब्सिडी डिजिटल वॉलेट में मिलेगी। आगे है भारत और फ्रांस ने कर संबंधी किस समझौते में संशोधन किया है? तो ये दोहरा कराधान निवारण समझौता किया है। आगे है यह हस्ताक्षर किस यात्रा के दौरान हुआ? तो
तो ये इमैनुअल मैक्रॉन की भारत यात्रा के दौरान हुआ। आगे है पूंजीगत लाभ पर कराधान अधिकार किसे दिया गया, तो ये शेयरों की बिक्री वाली कंपनी के निवास देश को दिया गया। आगे है किस खंड को हटाया गया, तो ये MFN मोस्ट फेवरेट नेशन को हटाया गया। आगे है सरकार ने किस पहल को मंजूरी दी है, सरकार ने रिलीफ पहल को मंजूरी दी है। इसका फुल फॉर्म है रेजिलेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। नेक्स्ट है यह पहल किसके तहत शुरू की गई, तो ये निर्यात संवर्धन मिशन के तहत शुरू की गई। आगे है यह पहल किसके लिए है, तो यह पश्चिम एशिया में व्यवधान से प्रभावित भारतीय निर्यातकों के लिए है। आगे है किस संस्था ने प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 11वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, तो ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने यह सम्मेलन का आयोजन किया। आगे है सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है फिच रेटिंग्स में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना कर दिया गया है, तो ये 7.5% कर दिया है। आगे है राष्ट्रीय समुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 का शुभारंभ किसने किया, तो ये केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुभारंभ किया। आगे है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया। आगे है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 किस योजना पर आधारित है, तो ये परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025 से 30 पर आधारित है। आगे है राष्ट्रीय समुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है पुरानी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण कर नए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। आगे है किसके तहत अनुमानित मुद्रीकरण का लक्ष्य कितना है, इसके तहत अनुमानित मुद्रीकरण लक्ष्य कितना है, तो ये 16.72 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें निजी क्षेत्र का 5.8 लाख करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। आगे है केंद्रीय कैबिनेट ने किस योजना को मंजूरी दी है, केंद्रीय कैबिनेट ने स्टार्टअप इंडिया आगे दिया हुआ है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए वेंचर कैपिटल जुटाना। आगे है भारत सरकार ने माल व्यापार सूचकांक का आधार वर्ष बदलकर क्या कर दिया है, इसका आधार वर्ष वित्त वर्ष 2022-23 कर दिया है। आगे है माल व्यापार सूचकांक का पुराना आधार वर्ष क्या था, तो इसका पुराना आधार वर्ष था वित्त वर्ष 2012-13। आगे है फरवरी 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी वार्षिक राजस्व के मामले में दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, तो ये अमेज़न बन गई है। आगे है वर्ष 2025 में अमेज़न का राजस्व कितना रहा, तो ये लगभग $717 बिलियन रहा। आगे है वर्ष 2025 में किस मूल्य श्रेणी में 5G स्मार्टफोन में 1900% से अधिक की वृद्धि देखी गई, तो ये 6,000 से 8,000 रुपये मूल्य की 5G स्मार्टफोन में 1900% से अधिक की वृद्धि देखी गई। आगे है वर्ष 2025 के लिए भारत के स्मार्टफोन बाजार में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही, तो ये वीवो कंपनी यहाँ पे शीर्ष रही 19% के साथ। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने ट्रेडिंग खातों का कौन सा ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया, तो ये 25 करोड़ खाते का आंकड़ा पार किया। आगे है NSE की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2026 तक भारत में अद्वितीय पंजीकरण निवेशकों की संख्या कितनी हो गई, तो ये 12.7 करोड़ रुपए हो गई। आगे है 12.7 करोड़ हो गई। आगे है खातों की संख्या में लिहाज से अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये महाराष्ट्र है जिसमें 4.2 करोड़ खाते हैं। आगे है 2.8 करोड़ खातों के साथ निवेश के मामले में दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये उत्तर प्रदेश है। आगे है केंद्रीय बजट 2026-27 में दिव्यांगजनों के लिए कौन सी प्रमुख योजनाएं घोषित की गई हैं, तो ये 2 प्रमुख योजनाएं घोषित की गई हैं, दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांगजन सहारा योजना। नेक्स्ट है दिव्यांगजन सहारा योजना के माध्यम से किन उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है,
तो ये गतिशीलता सहायक, कम दृष्टि और कम सुनने वाले उपकरण, ई ब्रेल रीडर और स्मार्ट श्रवण यंत्र के विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। आगे है, रक्षा मंत्री ने किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने को मंजूरी दी गई है। आगे है, बजट 2026-27 में रेलवे के लिए कितनी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है? तो रेलवे के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है। आगे है, इन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? यह लगभग 4000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में कितना हो गया? तो ये वर्ष 2025 में 155.6 अरब US डॉलर हो गया। आगे है, भारत और UAE ने वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? तो ये 200 अरब अमेरिकी डॉलर व्यापार का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 में भारत UAE द्विपक्षीय व्यापार कितना था? तो ये 100 अरब डॉलर था। आगे है, वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर किसने जारी किया? तो ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास ने जारी किया, अंकटाड ने जारी किया। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में वैश्विक FDI का अनुमानित मूल्य क्या है? तो ये 1.6 ट्रिलियन डॉलर है। आगे है, भारत वर्ष 2025 में FDI कितना बढ़ा है? तो ये 73% बढ़ा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में FDI पर मुख्य जोखिम क्या है? तो ये भू राजनीतिक तनाव, क्षेत्रीय संघर्ष और आर्थिक विखंडन यह मुख्य जोखिम रहा है। आगे है, इलेक्ट्रॉनिक्स भारत के सबसे बड़े निर्यात की श्रेणी में कौन उभरा है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्यात की श्रेणी में उभरा है। आगे है, वर्ष 2025 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का रिकॉर्ड स्तर क्या रहा? तो ये 47 अरब डॉलर रहा। आगे है, इकोरैप किस संस्था द्वारा जारी की जाने वाली एक प्रमुख आर्थिक शोध रिपोर्ट है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी एक प्रमुख आर्थिक शोध रिपोर्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक की हालिया इकोरैप रिपोर्ट के 2026 के अनुसार भारत किस वर्ष तक अपर मिडिल इनकम देश बन जाएगा? ये वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट है, वर्ष 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी होने का अनुमान लगाया गया है? तो ये 4,000 डॉलर लगाने का अनुमान लगाया गया है। आगे है, वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा किस रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है? तो ये 116.12 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारत के लिए FDI का सबसे बड़ा स्रोत देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्रोत देश सिंगापुर है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2025-26 में किस भारतीय राज्य ने सर्वाधिक FDI इक्विटी निवेश आकर्षित किया? तो सर्वाधिक महाराष्ट्र ने FDI इक्विटी आकर्षित किया। आगे चलते हैं, भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के आधार वर्ष को 2012 में संशोधित करके क्या कर दिया है? तो वर्ष 2024 कर दिया है। आगे है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जारी करता है? तो ये भारतीय सांख्यिकी कार्यालय NSO जारी करता है। आगे है, नए आधार वर्ष 2024 के अनुसार CPI बास्केट में किस घटक के भार में कटौती की गई है? तो ये खाद्य और पेय पदार्थ में के भार में कटौती की गई है। आगे है, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं का जनवरी 2026 संस्करण किसने जारी किया है? ये विश्व बैंक ने जारी किया है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान क्या है? तो ये 7.2% है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहेगा? ये वर्ष 2025-26 और 26-27 तक दुनिया का सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहेगा। नेक्स्ट है, गो फॉर गोल्डन अ विनिंग प्लेबुक फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री रिपोर्ट किस वैश्विक परामर्श संस्था द्वारा जारी की गई? तो ये डे लाइट इंडिया द्वारा जारी की गई।
नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय स्वर्ण एवं आभूषण की संपत्ति सृजन का प्रमुख साधन मानते हैं? तो ये 86% भारतीय स्वर्ण एवं आभूषण को संपत्ति सृजन का प्रमुख साधन मानते हैं। आगे रिपोर्ट के अनुसार जेनजी ने कितने प्रतिशत युवा चांदी की ज्वेलरी को प्राथमिकता दे रहे हैं? तो जेनजी 51% ज्वेलरी की प्राथमिकता दे रहे हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनिमय 2026 किसने जारी किया है? ये भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है। ये विनिमय किससे संबंधित है? ये भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित गारंटियों से संबंधित है। चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? ये रमेश कुमार जुनेजा ने संभाला है। अंतर्राष्ट्रीय परामर्श फर्म अर्न्स्ट एंड यंग की इंडिया @100 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2047-48 तक कितनी ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो भारत 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। आगे है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2047 तक कितने रहने की अनुमान है? तो ये $15,000 से अधिक रहने का अनुमान है। आगे है, इकोनॉमिकल ईयर रिपोर्ट में वर्ष 2047-48 तक वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी कितनी होने के अनुमान है? तो ये 19.6% होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, ओमान ने अपना स्मारक पॉलीमर बैंक नोट किस मूल्य का जारी किया है? तो ये 1 रियाल का जारी किया है। नेक्स्ट है, सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 को संसद ने कब पारित किया है? तो ये 17 दिसंबर 2025 को पारित किया है। नेक्स्ट है, विधेयक में बीमा कंपनियों में कितने प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमानित की गई है? तो 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट है, बंदरगाहों और जहाज़ों की सुरक्षा के लिए किस वैधानिक निकाय की घोषणा की गई है? तो ये ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ये DBS बैंक को नामित किया गया है। आगे है, भारत ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बाजार के पूंजीकरण में किस देश को पीछे छोड़ा है? तो भारत ने हांगकांग को पीछे छोड़ा है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।